हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम ये भी देखें कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज है वो क्या होती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है दो हिस्से डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक के पहला हिस्सा है आंतरिक और बाहरी बस्ते क्या है और दूसरा आंतरिक और बाहरी हानियाँ क्या है। सबसे पहले हम पैमाने की बस्तों के बारे में डिस्कस करते हैं। दीर्घ काल में जब कभी भी उत्पादन के पैमाने में वृद्धि की जाती है, उत्पादन के पैमाने का मतलब है कि उत्पादन के जो भी साधन होते हैं, हम उत्पादन के सभी साधनों में एक साथ जो है वो चेंज करते हैं, तो उसके कारण उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसके कारण जो प्रति इकाई या तो लागत में कमी आती है या साधन की जो प्रति इकाई है उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो जब कभी भी हम ऐसा करते हैं कि उत्पादन के साधनों में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर हम वृद्धि करते हैं, उसके कारण अगर प्रति इकाई लागत कम हो जाती है यानी एवरेज कॉस्ट में कमी आती है, या प्रति इकाई जो साधन है जैसे लेबर है तो लेबर की जो उत्पादकता बढ़ जाती है, या हम जो कैपिटल को चेंज कर रहे हैं कैपिटल की उत्पादकता बढ़ जाती है, तो उसे हम जो है पैमाने की बचतें कहते हैं। तो पैमाने की बचत जो उसका संबंध दीर्घकाल से होता है, क्योंकि पैमाने की बचतें तब प्राप्त होती है जो उत्पादन के सभी साधनों में हम एक साथ चेंज करते हैं, और उत्पादन के सभी साधन जो है एक साथ दीर्घकाल में ही परिवर्तनशील होते हैं। तो पैमाने की जो बचतें होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला पैमाने की आंतरिक बचतें यानी इंटरनल इकोनॉमीज, और दूसरा पैमाने की बाहरी बचतें यानी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो अब हम आंतरिक और जो बाहरी बचतें हैं उनको डिस्कस करते हैं। आंतरिक बचतें पहले आप देखते हैं। दीर्घकाल में जब फर्म अपने उत्पादन के पैमाने में विस्तार करती है तो उसके कारण पैमाने का विस्तार करने वाली फर्म है केवल उसी फर्म को ही जो बचतें प्राप्त होती है। बचत का मतलब या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होती है, या प्रोडक्टिविटी है जो उत्पादन के साधनों की वो बढ़ती है। तो ये जो दोनों ही प्रक्रियाएं होती है कि चाहे वो उत्पादन की लागत में कमी आए चाहे उत्पादकता में वृद्धि हो, ये केवल एक फर्म को ही इसके लाभ प्राप्त होते हैं। तो जब एक फर्म को ही जो है पैमाने के लाभ प्राप्त होते हैं तो उसे हम जो है आंतरिक बचत कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक बचत जो होती है उद्योग की सभी फर्मों को प्राप्त नहीं होती, ये केवल उसी फर्म को प्राप्त होती है जो अपने उत्पादन के पैमाने में विस्तार करती है। डेफिनेशन देखते हैं कैरन क्रॉस के अनुसार। आंतरिक बचतें वे बचतें होती है जो अकेला कारखाना अथवा अकेली फर्म बिना किसी दूसरी फर्म की क्रिया से प्राप्त करती है। यानी एक फर्म जो अपने ही प्रयासों के परिणाम स्वरूप बचतें प्राप्त करती है तो उसे हम जो है आंतरिक बचत कहते हैं। ये बचतें उत्पादन में वृद्धि होने के कारण प्राप्त होती है और बिना उत्पादन बढ़ाए प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बिना उत्पादन बढ़ाए प्राप्त नहीं हो सकती, इसका मतलब एक फर्म जब अपने उत्पादन के पैमाने में वृद्धि करेगी तो उसे ही प्राप्त होगी। दूसरी फर्म जो अपने उत्पादन के पैमाने में चेंज नहीं कर रही है उसको ये जो बचते हैं वो प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से जब अपने ही प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक फर्म को जो बचत होती है उसे हम जो आंतरिक बचत कहते हैं। अब इसके बाद आंतरिक जो बचतें होती है वो दो प्रकार की होती है। कोट्सवाइनी ने आंतरिक बचतों को दो भागों में बांटा है, एक तो वास्तविक बचत और दूसरा धन संबंधी बचत। तो अब आप एक एक करके जो वास्तविक बचत और धन संबंधी बचतों को डिस्कस करते हैं। वास्तविक बचतें पहले देखते हैं क्या होती है। ये वे बचत होती है जिसमें प्रति इकाई उत्पादन के लिए कच्चे माल, श्रम, पूंजी आदि पहले से कम मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम जो है एक पेन बना रहे हैं, उसके लिए पहले अपने को एक लेबर एक कैपिटल की जरूरत थी, लेकिन अगर आप यही पेन जो है वो एक लेबर की एक से कम मात्रा लगा करके और कैपिटल की एक से कम मात्रा लगा करके अगर प्रोड्यूस कर पाते हैं तो ये जो है वास्तविक बचत कहलाएगी। तो वास्तविक बचत जो होती है वो 6 प्रकार की होती है। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो वास्तविक बचत है वो श्रम संबंधी बचतें हैं। तो जब कभी भी कोई भी फर्म जो है अपने पैमाने के अंदर वृद्धि करती है तो उसे श्रम से संबंधित अनेक प्रकार की बचतें प्राप्त होती है। तो इसमें श्रम संबंधी पहली बचत है वो विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन से संबंधित है। तो जब एक फर्म जो होती है अपने उत्पादन के पैमाने में वृद्धि करती है यानी बड़े स्तर पर जो है प्रोडक्शन शुरू करती है, अपने प्लांट के आकार को बढ़ाती है, तो उसके कारण जो होता है वहाँ पर कार्य जो होता है उसके छोटे छोटे भागों में बांटना संभव होता है, और इसके कारण वहाँ पर श्रम विभाजन होता है और श्रम विभाजन से कार्यकुशलता बढ़ती है, लागत है उसमें
कमी आती है, तो इसके कारण जो बचत प्राप्त होती है। दूसरा समय की बचत। अब अगर एक ही व्यक्ति है और वो दो कार्यों को कर रहा है, एक तो एक एक्टिविटी और एक बी एक्टिविटी, तो पहले वो एक एक्टिविटी को अंजाम देगा, उसके बाद वो बी के पास में जाता है, बी को पूरा करने के बाद फिर से वो ए के पास में आता है। जैसे मान लीजिए हरा काट रहे हैं, चारा काट रहे हैं, तो अगर एक ही व्यक्ति तो पहले वो जो है मशीन के अंदर चारा डालता है, उसके बाद आगे आकर के मशीन को घुमाता है, तो इस प्रकार से प्रोडक्शन जो होता है वो स्मूथली नहीं चल पाता, इसमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर वहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके कारण जो होता है एक श्रमिक को अपना काम छोड़ करके दूसरा कार्य करने के लिए नहीं जाना पड़ता। एक श्रमिक जो होता है अपनी ही जगह रह करके लगातार जो है कार्य को कर सकता है। इसके कारण जो होते हैं वो समय की बचत होती है। तीसरा होता है नए नए आविष्कार। जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके कारण जो होते हैं, जो नए नए आविष्कार होते हैं, एक तो वो पॉसिबल होते हैं, दूसरा जो नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी होती है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसके कारण जो होता है प्रति श्रमिक जो उत्पादन में वृद्धि होती है। एक होता है उत्पादन क्रिया का स्वचालन। जब श्रम विभाजन होता है तो उसके कारण एक व्यक्ति की जो क्रिया होती है वो दूसरे व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम कपड़ा बनाने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम कपड़ा बनाने का कार्य कर रहे हैं तो जब तक एक व्यक्ति जो होता है वो कपास की जो है लुढ़ाई नहीं करेगा तब तक जो है धागा बनाने का काम नहीं होगा। और अगर एक व्यक्ति ने कपास की लुढ़ाई का काम कर दिया तो आगे ऑटोमेटिक जो है धागे की क्रिया चल पड़ेगी, और धागे की क्रिया के परिणाम स्वरूप उससे आगे जो है कपड़ा बुनाई का कार्य वो चलता रहेगा। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है अगर वो कार्य करता है तो उसके आगे जो है अन्य जो कार्य होते हैं वो भी लगातार चलते रहते हैं। तो इस प्रकार उत्पादन की क्रिया जो होती है वो अपने आप चलती रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति ने अगर अपना काम रोक दिया तो उसके कारण बाकी सारे कार्य जो है रुक जाएंगे। इसलिए एक व्यक्ति को जो है मजबूरी में जो है अपना कार्य करना ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कार्य रोकेगा तो सारी की सारी उत्पादन की प्रक्रिया वो रुक जाएगी। तो इस प्रकार जब एक उत्पादन की क्रिया का स्वचालन हो जाता है, अपने आप क्रिया जो स्मूथली चलने लगती है, तो उसके कारण जो होता है उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और लागत में कमी आती है। दूसरा तकनीकी बचतें या अविभाज्यता। तकनीकी बचत का संबंध जो होता है स्थिर पूंजी से होता है। तकनीकी बचत स्थिर पूंजी की अविभाज्यता के कारण प्राप्त होती है। अब अविभाज्यता का मतलब क्या है कि कोई भी जो फर्म होती है उसे पूंजी की कम से कम एक न्यूनतम आकार का प्रयोग करना ही करना पड़ता है। जैसे एक मशीन, एक से कम मशीन अपन नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से जो पूंजी की एक न्यूनतम मात्रा प्रयोग की जाती है, तो इस अवस्था के अंदर अगर छोटे पैमाने पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब फर्म का आकार है वो छोटा है, तो उसके कारण जो होता है पूंजी का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। इसलिए जब पैमाने में वृद्धि की जाती है तो उसके कारण जो स्थिर पूंजी होती है उसका पूर्ण प्रयोग होने लगता है, जिसके कारण पूंजी की कुशलता में वृद्धि होती है, और इसके कारण जो होती है उत्पादन में भी वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और लागत में कमी आती है। इसके अलावा जब बड़े पैमाने के ऊपर प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके लिए जो है वो उन्नत किस्म की पूंजी का प्रयोग संभव हो जाता है। अगर हम छोटे स्तर पर प्रोडक्शन करते हैं तो जो बढ़िया किस्म की, उन्नत किस्म की जो पूंजी होती है उसका प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, अगर वो 1 एकड़ में खेती कर रहा है तो वो ट्रैक्टर या जो अन्य औजार है वो स्वयं के नहीं खरीद पाएगा। अगर एक व्यक्ति 50-60 एकड़ में खेती करता है तो उसके लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की वो जो है प्रयोग में लाना संभव होता है, या वो प्रयोग में लाएगा तो उसको फायदा होगा। तो इस प्रकार से तकनीकी या अविभाज्यता की जो बचतें होती है वो जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है तो उसी समय जो है प्राप्त होती है। अब ये कौन कौन से प्रकार की होती है वो देखते हैं। सबसे पहले आकार में वृद्धि की बचतें। जब बड़े स्तर पर प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके कारण जो होता है कोई भी जो फर्म होती है वो अपनी मशीनें हैं उसकी मात्रा बढ़ाएगी, या जो प्लांट है उसका आकार बढ़ाएगी, जिसके कारण जो आकार में वृद्धि की वजह से जो औसत लागत है उसमें कमी आती है, और इसके कारण जो होता है वो लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जो है डबल डेकर बस बनाते हैं तो सिंगल डेकर बस की तुलना में डबल डेकर बस बनाना जो है ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि जब हम डबल डेकर बस बनाते हैं तो उस अवस्था के अंदर हमें जो है डबल इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस अवस्था के अंदर हमें जो है डबल ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डबल कंडक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब अगर आप डबल डेकर जो बस है यूज़ करते हैं तो इसका मतलब बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, या पैमाने प्रोडक्शन का जो है बड़ा पैमाना यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लागत में कमी आती है। ये जो है या आकार बढ़ने की वजह से औसत लागत है उसमें कमी आती है। दूसरा होता है संबंध क्रियाओं की बचतें।
कोई भी जो फर्म होती है जब वो बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करती है तो अपने प्रोडक्शन से संबंधित जो क्रियाएं होती है उनका भी वो जो है प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। जैसे मान लीजिए एक जो फर्म है वो स्टील बनाने का कारखाना लगा रही है। अब अगर ये बड़े पैमाने पर फर्म स्टील का कारखाना लगाएगी, बड़ा कारखाना लगा रही है, तो ये क्या करेगी, कोयले की खदान जो वो खुद ही लेगी, यानी इसका कोयला भी खुद का हो जाएगा। उसके बाद में ये जो है स्टील के लिए जो है वितरण केंद्र भी खुद ही खोलेगी कि स्वयं ही अगर बाहर सप्लाई करना है या यातायात के साधन इसके खुद के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि एक जो फर्म होती है जब बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करती है तो उत्पादन से संबंधित जो सारी क्रियाएं होती है, चाहे वो कच्चे माल के प्रोडक्शन की बात हो, चाहे माल को बनाने के बाद में माल को जो बेचने की बात हो, या स्वयं के लिए जो परिवहन के साधन ले लेती है, जिसकी वजह से उसकी लागत में कमी आती है। और तीसरा है व्यर्थ पदार्थों के प्रयोग की बचतें। जब फर्म कोई भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी करती है तो एक फर्म जो होती है वो एक प्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ जो है वेस्टेज अवश्य निकलता है। तो अगर एक फर्म बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रही है तो जो व्यर्थ पदार्थ निकल रहा है उस व्यर्थ पदार्थ का भी प्रयोग करते हुए फर्म कोई नई चीज बनाना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से जो व्यर्थ पदार्थ होता है व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि उसकी वजह से फर्म जो होती है वो एक नया प्रोडक्शन शुरू कर देती है, जिसके कारण जो होती है फर्म को जो लाभ प्राप्त होता है। जैसे कोई भी फर्म है अगर वो चीनी बनाने का कार्य कर रही है तो चीनी के कारखाने में जो शीरा है उसके प्रयोग से जो है जो पावर अल्कोहल है उसका निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी ने कपड़ा बनाने का कारखाना खोल रखा है तो कपड़े के अंदर कपास का प्रयोग किया जाता है। तो कपास जो होती है कई बार कुछ खराब हो जाती है, तो उस खराब कपास से कपड़ा बनाया नहीं जा सकता। तो अगर एक फर्म बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रही है तो उस खराब कपास का यूज जो है वो एक नया कारखाना अर्थात कागज बनाने के कारखाने में प्रयोग कर सकती है। तो इस प्रकार से एक फर्म जो होती है वो तकनीकी बचतें प्राप्त कर सकती है अगर वो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है तो। नेक्स्ट होता है स्टॉक संबंधी बचतें। जो फर्म बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है उसको कच्चे माल के स्टॉक और मशीनों के स्पेयर पार्ट्स के स्टॉक का लाभ मिलता है। अब मान लीजिए कि बड़े स्तर पर कोई भी फर्म प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्ट वो क्या करेगी, कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में अपने पास स्टॉक कर लेगी। तो अगर कभी भी कच्चे माल की कमी आती है या उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अगर रुक जाता है तो उसकी वजह से फर्म का जो प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि फर्म के पास में कच्चा माल पहले से स्टॉक में पड़ा है। इसी प्रकार से अगर कोई फर्म जो होती है वो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है तो वो मशीनों के जो छोटे मोटे पुर्जे होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनका भी अपने पास में स्टॉक करके रखती है। इसलिए अगर अचानक मशीन में कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो उसको तुरंत ठीक किया जा सकता है और प्रोडक्शन जो है वो रुकता नहीं है। तो इस प्रकार से एक फर्म जो होती है उसको स्टॉक संबंधी जो है अनेक प्रकार की बचतें प्राप्त होती है। फर्म का जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली चलता रहता है, जिसकी वजह से फर्म को जो बचतें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है विक्रय संबंधी बचतें। बड़े स्तर पर जो भी फर्म प्रोडक्शन करती है वो जो होती है उसके पास में आमदनी अधिक होती है, उसके पास में पूंजी अधिक होती है, इसलिए वो फर्म जो होती है वो विज्ञापन के ऊपर खर्च कर सकती है और विज्ञापन के ऊपर खर्च करने की वजह से जो है वस्तुओं की जो विक्रय उसमें वृद्धि होती है और उसकी वजह से फर्म को जो लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, जो बड़ी फर्म होती है, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने वाली जो फर्म होती है वो खुद के अपने शोरूम या विक्रय केंद्र खोल लेती है। अब कोई भी दूसरे व्यक्ति को वो जो सामान बेच रही थी, अब वो सीधा सामान जो ग्राहकों को बेचेगी, तो दूसरा व्यक्ति जो बीच में था, जो फर्म से सामान खरीद रहा था, उसके बाद ग्राहकों को बेच रहा था, तो उसका जो बीच का लाभ था वो उस व्यक्ति के हिस्से में जा रहा था। अब जब व्यक्ति की जगह फर्म जो होती है स्वयं बिक्री के अपने केंद्र खोल लेती है तो एक फर्म को जो है ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तीसरा जो होता है, बड़ी फर्म जो होती है वो रिसर्च के ऊपर अपना ज्यादा व्यय कर सकती है, क्योंकि एक बड़ी फर्म जो होती है हमेशा इस प्रयास में रहती है कि किस प्रकार से जो है वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे, इसलिए वो जो है रिसर्च के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं और रिसर्च के माध्यम से जो वो रोज़ाना नए नए इनोवेशन करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का ईजाद करते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके विक्रय के अंदर वृद्धि होती है, उनकी लागतों के अंदर कमी आती है। नेक्स्ट है कि बड़े स्तर के ऊपर प्रोडक्शन करने वाली जो फर्में होती है उनकी सौदा करने की शक्ति बढ़ जाती है। अब सौदा करने की शक्ति का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति के घर के अंदर जो है 1 क्विंटल
कपास है। दूसरा व्यक्ति उसके घर के अंदर 100 क्विंटल कपास है। अब कोई भी व्यक्ति जो होता है एक दुकानदार के पास में जाता है कि भी मुझे जो है एक कपास बेचनी है, तो वो कहेगा कि भी कपास कितनी का आपके पास। अब दुकानदार कोई भी व्यक्ति बोलता है मेरे पास 1 क्विंटल है। बोले यार क्विंटल का क्या तो बेचना है। बोले भाव बताओ। बोले क्विंटल का कौन सा भाव होता है, लगा लेंगे, ठीक है। अगर वही व्यक्ति कहता है कि मेरे पास में 100 क्विंटल है, तो बढ़िया कहेगा कि हम आपको जो है ना 2 पैसे ज़्यादा दे देंगे और आप वो सारा सामान हमें दे दीजिए। क्योंकि जब इकट्ठा सामान होता है तो एक व्यक्ति जो है एक ही जगह से ज़्यादा सामान खरीद करके जो है लाभ कमाना चाहता है, जो खरीदार है, और उसकी वजह से बेचने वाला जो व्यक्ति होता है, विक्रेता होता है, वो किसी भी वस्तु की ज़्यादा कीमत जो है ले सकता है। क्योंकि उसको पता है कि उसके पास में बहुत सारा सामान है और बहुत सारे जो दुकानदार है वो उसके सामान को खरीदना चाहते हैं, या जो बढ़िया लोग हैं वो जो है उस सामान को खरीदने के लिए लालायित रहते हैं। तो इस प्रकार से जब बड़े स्तर के ऊपर एक फर्म जो होती है अपना प्रोडक्शन करती है, तो उसकी सौदा करने की शक्ति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने सामान की कीमत है वो ज़्यादा ले सकती है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय बस्ते। बड़े पैमाने के ऊपर उत्पादन करने वाली फर्म जो होती है अपने पास में बेस्ट जो मैनेजर होते हैं उसको रख सकती है, जो कुशल प्रबंधक होते हैं उनको रख सकती है। अब जो कुशल प्रबंधक होता है उसको इसलिए कुशल कहा जाता है क्योंकि एक तो वो जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो वो कम करेगा, और तीसरा उसके जो डिसीजन होंगे वो हमेशा ही जो है प्रोएक्टिव होंगे, यानी वो आने वाले समय के बारे में पहले से जो है अनुमान लगा लेता है और उसी अनुमान के आधार पर वो उत्पादन से संबंधित, विक्रय से संबंधित जो है बढ़िया डिसीजन ले पाता है, जिसकी वजह से एक फर्म को जो है लाभ प्राप्त होते हैं, उसको जो बचते प्राप्त होती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। लेकिन अगर कोई भी फर्म छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन करती है, थोड़ा बहुत जो है वो उत्पादन कर रही है, तो उस अवस्था में उसके लिए जो है वो अच्छे मैनेजर रखना मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छे मैनेजर हमेशा ही बहुत बड़ी सैलरी लेते हैं और बड़ी सैलरी का वहन जो है बड़ी फर्म ही कर सकती है, छोटी फर्में जो है इतने अच्छे मैनेजर नहीं रख सकती। नेक्स्ट है यातायात संबंधी बस्तें। जब बड़े स्तर के ऊपर प्रोडक्शन किया जाता है तो उससे यातायात संबंधी अनेक प्रकार की बस्तें होती है। बस्तें कौन कौन सी होती है? पहली बात, यातायात के साधन जो है खुद के खरीद लेती है फर्में। जब यातायात के साधन उनके खुद के होंगे, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे कोई और व्हीकल हो, तो उसके कारण जो उनको यातायात की लागत कम आती है। दूसरा, जब फर्में बड़े स्तर के ऊपर प्रोडक्शन करती है तो मान लीजिए एक फर्म जो होती है जो है 100 इकाई एक ट्रक में भेज रही है, क्योंकि उसके पास इकाइयाँ 100 है। दूसरा, एक फर्म जो होती है उसी ट्रक के अंदर 1000 जो वो इकाइयाँ भेज रही है। अब ये ट्रक वाला जो है केवल 5000 रुपये किराया ले रहा है, चाहे उससे कितना भी सामान लीजिए, क्योंकि तो प्रति फेरे के हिसाब से किराया लेगा। अब एक व्यक्ति जब 100 वस्तुएं बेच रहा है तो उसको जो है प्रति इकाई जो लागत आ रही है किराए की वो 50 आ रही है, और अगर यही व्यक्ति उसी ट्रक के अंदर 1000 वस्तुएं भेज रहा है तो उसको केवल किराया जो वो 5 रुपये पड़ रहा है प्रति इकाई। तो इस प्रकार से यातायात संबंधी बस्तें जो होती है वो भी बड़े स्तर पर जो प्रोडक्शन किया जाता है उसी अवस्था के अंदर प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भंडारण संबंधी बस्तें, स्टोरेज से संबंधित बस्तें। अगर कोई भी फर्म बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करती है तो वो फर्म जो होती है खुद के भंडार घर बना लेती है। अब जब खुद के भंडार घर होंगे तो एक फर्म के लिए जो है अपनी वस्तुओं का स्टॉक करना आसान होता है और उनको दूसरों को किराया नहीं देना पड़ रहा। उसकी वजह से जो होती है वो लंबे समय तक जो स्टॉक करके रख सकते हैं। इसलिए जब कीमतें बढ़ती है उस अवस्था के अंदर जो वो अपना जो पास में जो स्टॉक किया हुआ उस स्टॉक के माल को बेच करके लाभ कमा सकती है। तो जब स्वयं के स्टोरेज होते हैं, स्वयं की भंडारण क्षमता होती है, तो उस अवस्था के अंदर फर्में जो होती है अनेक प्रकार से बिक्री से संबंधित या स्टॉक से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकती है। और ये केवल उन्हीं फर्मों के लिए पॉसिबल होता है जो बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करती है, क्योंकि छोटे स्तर पर प्रोडक्शन करने वाली फर्में जो होती है खुद के भंडार घर नहीं बना सकती। उनके लिए जो होता है खुद के भंडार घर बनाना कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उनके प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी कम लेवल का होता है। नेक्स्ट होती है धन संबंधी बस्तें। इसके अंदर कोई भी फर्म जो होती है जब बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करती है तो उसे उत्पादन के जो साधन और वितरण के जो साधन होते हैं वो सस्ती दर पर मिलने लगते हैं और उसके कारण उसको बचत प्राप्त होती है। उत्पादन के साधन क्या है? लेबर, लैंड, कैपिटल। तो ये जो साधन होते हैं ये उनको सस्ते मिलते हैं। दूसरा, जो वितरण के साधन है,
यानी उन्होंने जो वस्तुएं बना ली और वस्तुएं बनाने के बाद जब वो विक्रय के लिए जाते हैं तो उसको विक्रय की लागत है वो भी कम आती है। तो उसके कारण एक फर्म को जो बचतें प्राप्त होती है जिसको हम धन संबंधी बचतें कहते हैं। और ये धन संबंधी बचतें जो होती है वो निम्न प्रकार की है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, कच्चा माल सस्ता मिलना। जब कोई फर्म बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करती है तो एक साथ में बहुत अधिक माल खरीदती है, और जब बहुत अधिक माल एक साथ खरीदा जाता है तो वो माल जो है थोड़ा सस्ता मिलता है। और जब फर्म को सस्ता माल मिलेगा तो उसके कारण फर्म को जो है बचत प्राप्त होती है। अगर हम थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बाजार से जो है वो कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि भी 1 किलो हमें जो है वो प्याज दे दीजिए आप, तो रेट अलग होगा। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे जो है 10 क्विंटल प्याज इकट्ठे लेने हैं, तो 10 क्विंटल का जो रेट होगा वो प्रति किलोग्राम सस्ता पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब बड़े स्तर के ऊपर प्रोडक्शन किया जाता है तो कच्चा माल भी अधिक मात्रा में लिया जाएगा, और जब अधिक मात्रा में कच्चे माल की खरीद की जाती है तो कच्चा माल जो सस्ता मिलता है। दूसरा, कम ब्याज दर पर ऋण का मिलना। जब बड़े स्तर पर प्रोडक्शन किया जाता है तो एक फर्म जो होती है अधिक मात्रा के अंदर उधार लेती है, और दूसरा, बड़े स्तर पर जो प्रोडक्शन क्या करने वाली फर्म होती है उसके पास में खुद की पूंजी भी अधिक होती है। इसलिए उसको अगर कोई भी बैंक ऋण देता है तो उनके लिए ऋण जो होता है वो सिक्योर होता है, क्योंकि उनको पता है कि उसके पास में जो है पूंजी की कमी नहीं है, इसलिए उनका पैसा डूबेगा नहीं। तो ऐसी अवस्था के अंदर बैंक जो होते हैं वो जो कम ब्याज पर ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उनका इकट्ठा पैसा एक ही जगह जा रहा है, दूसरा सिक्योर्ड लोन है, तीसरा ऋण की मात्रा जो होती है काफ़ी अधिक होती है। तो जब अधिक मात्रा में लोन मिलता है तो टैक्स के जो ब्याज की दर है वो कम होती चली जाती है। अब छोटी फर्म होती है वो अधिक मात्रा में लोन नहीं ले सकती, तो उसको जो है कम ब्याज की दर पर ऋण नहीं मिल पाता। आगे, विज्ञापन पर कमीशन लेना। बहुत सारी फर्में जो होती है बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करती है तो वो अपने माल की जो है एडवर्टाइजमेंट भी करती है। अब जब कोई भी जो फर्म होती है अपने सामान की एडवर्टाइजमेंट करती है तो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर या अपना जो सामान होता है उस सामान के ऊपर जो होती है वो किसी अन्य फर्म का लोगो या अन्य सामान का जो विज्ञापन अपने सामान पर दे देते हैं। तो जब कोई भी फर्म है अपने सामान के ऊपर दूसरे वस्तु का जो है वो लोगो दे रहे हैं या दूसरी वस्तु का विज्ञापन दे रहे हैं तो उसके ऊपर वो जो है कमीशन प्राप्त करते हैं। कि मैं अपना जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले होते हैं, अब न्यूज़पेपर के अंदर जो होता है कोई भी फर्म जो होती है अपने जो न्यूज़पेपर के अंदर जो विज्ञापन देते हैं, अब अगर न्यूज़पेपर जो होता है थोड़ी मात्रा के अंदर बेचा जा रहा है तो उसको कोई विज्ञापन देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर वही जो न्यूज़पेपर बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करता है तो वो जो विज्ञापन होता है वो बहुत अधिक ग्रोह के अंदर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अखबार छपे हैं। तो ऐसे में विज्ञापन के ऊपर जो कमीशन होता है वो उनको मिलेगा। तो इस प्रकार से जब बड़े स्तर के ऊपर प्रोडक्शन किया जाता है तो विज्ञापन जो होता है उसके ऊपर जो कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। आगे बाहरी बस्तें। तो अभी तक हमने जो है आंतरिक बस्तें की थी, अब हम बाहरी बस्तें करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि बाहरी बस्तों का अर्थ क्या है। बाहरी बस्तें वे बस्तें होती है जो उद्योग के अंदर शामिल सभी फर्मों को जो उद्योग के पैमाने में विस्तार की वजह से प्राप्त होती है। यानी जब पूरा जो उद्योग है उसका पैमाना बढ़ता है तो उसके कारण सभी फर्मों को जो बचत प्राप्त होती है उसको हम बाहरी बस्तें कहते हैं। उन्होंने कोई फर्म है चाहे उसने अपने उत्पादन के पैमाने में विस्तार किया हो या ना किया हो, सभी फर्मों को जो उसके लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें नए बाजार की खोज, कि अगर कोई नया बाजार खोज लिया जाता है तो वहाँ पर जो विक्रय होता है उसको अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है, जिसकी वजह से जो लाभ प्राप्त होते हैं। उत्पादन की विधि में सुधार होता है तो वो विधियाँ जो सारी फर्में अपना लेंगी तो उसका भी लाभ सभी को प्राप्त होता है। प्रबंध की तकनीक में सुधार की वजह से भी जो फर्में होते हैं उसकी लागत में कमी आती है। तो इस प्रकार से ये जो लाभ होते हैं सभी फर्मों को प्राप्त होते हैं, पूरे उद्योग के अंदर शामिल फर्मों को प्राप्त होते हैं। और पूरी उद्योग की सभी फर्मों को जो लाभ प्राप्त होते हैं चाहे उन्होंने अपने उत्पादन के पैमाने में विस्तार किया हो या ना किया हो, तो उससे उन्हें जो हमें बाहरी बस्तें कहते हैं। डेफिनेशन। कैरन क्रॉस के अनुसार बाहरी बस्तें वे लाभ हैं जो कई फर्मों या उद्योग को प्राप्त होती है जब किसी
उद्योग या उद्योगों के समूहों के उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होती है। ये बचतें किसी फर्म को अपने आकार में वृद्धि करने से प्राप्त नहीं होती। अपने आकार में वृद्धि करने से प्राप्त होती है उसको हम आंतरिक बचत कहते हैं, बल्कि ये बचतें किसी भी फर्म को उस स्थिति में प्राप्त होती है जब दूसरी फर्में अपना विस्तार करती है। दूसरी फर्मों का मतलब उद्योग। जब उद्योग का विस्तार होता है तो उसके कारण उस उद्योग में शामिल सभी फर्मों को जो लाभ प्राप्त होता है उसको हम जब बाहरी बचतें कहते हैं। अब बाहरी बचतों के प्रकार आप देखते हैं। सबसे पहले केंद्रीयकरण की बचतें। पहले आप केंद्रीयकरण का अर्थ जानते हैं कि जब एक ही स्थान के ऊपर बहुत सारी फर्में स्थापित होती है, बहुत सारे उद्योग जो स्थापित होते हैं, तो उसे हम जो है केंद्रीयकरण कहते हैं। अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो केंद्रीयकरण का मतलब होता है एक ही स्थान के ऊपर बहुत सारी फर्मों का लगाया जाना। तो इसके कारण जो होती है अनेक प्रकार की बचतें प्राप्त होती है। सबसे पहले यातायात और संचार के साधनों का विकास। जब एक ही स्थान के ऊपर बहुत सारी फर्में स्थापित होती है तो वहाँ पर जो है सरकार जो है सड़क की व्यवस्था कर देगी, रेलवे की वहाँ पर व्यवस्था होगी। तो अगर दूर दूर तक फर्में फैली है तो वहाँ तक प्रत्येक फर्म तक सड़क पहुँचाना या रेलवे लाइन पहुँचाना मुश्किल होता है, लेकिन जब एक ही स्थान के ऊपर होती है तो वहाँ पर यह सुविधाएं उनको मिलने लगती है। दूसरा, वहाँ पर संचार की सुविधाएं जो होती है वो भी मिलने लगती है कि वहाँ जो टेलीफोन लाइन चली जाएगी या वहाँ पर जो मोबाइल का टावर लग जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर जो है दे दी जाएगी। तो इस प्रकार जब एक ही स्थान के ऊपर फर्में होती है तो उनको यातायात और संचार की सुविधाएं मिलती है, जिसकी वजह से जो होती है उनको लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा, कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों की उपलब्धता। जब एक ही स्थान के ऊपर फर्में होती है तो बहुत सारे कुशल श्रमिक अपने आप उस स्थान पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उस स्थान के ऊपर बहुत सारी फर्में हैं, बहुत सारे कारखाने हैं, तो किसी न किसी कारखाने में उनको काम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर एक ही स्थान पर बहुत सारी फर्में हैं तो वहाँ पर जो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर खुल जाते हैं और वो ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं श्रमिकों को ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फर्में होती है उनको कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है और लागत में कमी आती है। नेक्स्ट है बैंकिंग सुविधाओं का लाभ। जब एक ही स्थान के ऊपर बहुत सारी फर्में होती है तो वहाँ पर कोई न कोई जो कंपनी है वो अपना बैंक खोल लेती है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो निजी बैंक हो। तो उसके कारण जो होता है बार बार फर्मों को जो है दूसरे शहरों में या दूर की जगह पर जाना नहीं पड़ता बैंकिंग सुविधाओं के लिए, जिसकी वजह से उनकी जो है कॉस्ट है वो कम होती है। आगे सुधार और आविष्कारों का विकास। जब एक ही स्थान पर बहुत सारी फर्में होती है तो उस अवस्था के अंदर जो होती है सारी फर्में मिलकर के जो अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विकसित कर लेती है। तो वहाँ पर सारी फर्में जो होती है थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करती है और वहाँ पर जो वैज्ञानिक होते हैं या जो बुद्धिजीवी होते हैं या जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो लगातार इस बात के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में सुधार किया जाए, किस प्रकार से जो है प्रोडक्शन में सुधार किया जाए, किस प्रकार से जो होता है वो विक्रय को बढ़ाया जाए। तो उनके लाभ जो होते हैं वहाँ सभी फर्मों को प्राप्त होते हैं। आगे संकट का सामना करना। जब बहुत सारी फर्में एक स्थान पर होती है तो अगर वित्तीय संकट आता है तो बहुत सारी फर्में जो होती है सभी में बहुत सारे अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जो मैनेजर होते हैं वो होते हैं। तो वो जो होते हैं आपस में जो है मिल करके एक ही स्थान के ऊपर सलाह मशविरा करते हैं और सारे मिलजुल करके जो संकट आता है उस संकट का सामना कर सकते हैं। आगे गौण पदार्थों की प्राप्ति। जब एक ही स्थान के ऊपर बहुत सारी फर्में स्थापित हो जाती है तो क्योंकि एक फर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो दूसरे फर्म के लिए कच्चे माल का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कपास की लुढ़ाई करने वाली फर्म है तो कपास की लुढ़ाई जो होती है वो धागा बनाने वाले मिल के लिए कच्चा माल होगा और धागा बनाने वाली मिल का जो माल है तैयार माल है वो कपड़ा बनाने वाली मशीन के लिए कच्चा माल होगा। तो इस प्रकार एक ही स्थान के ऊपर जो गौण या जो कच्चा माल है वो प्राप्त होने लगता है, जिसकी वजह से लागत में कमी आती है, उन्हें दूर दूर से कच्चा माल लाना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से ये जो होती है अनेक प्रकार की केंद्रीयकरण की बस्तें या भारी बस्तें प्राप्त होती है। तो ये बस्तें जो होती है सभी फर्मों को प्राप्त होती है। अब यातायात और संचार की सुविधा होगी तो वहाँ किसी फर्म ने अपना उत्पादन बढ़ाया हो या ना बढ़ाया हो वो उसका लाभ ले सकती है। किसी फर्म ने अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ाया हो ना बढ़ाया हो, अगर वहाँ पर कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक आते हैं तो उनका लाभ उनको भी मिलेगा। बाकी जो सारी की सारी सुविधाएं होती है उन सभी का लाभ सारी फर्मों को मिलता है, चाहे उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया हो या ना बढ़ाया हो। नेक्स्ट होता है सूचना संबंधी बस्तें। सूचना जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे अगर आप
प्रोडक्शन की बात करें या व्यापार की बात करें, तो इन्फॉर्मेशन जो होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि सूचना के आधार पर ही आर्थिक जो गतिविधियाँ, उत्पादन की गतिविधियाँ या व्यापार की क्रियाएं वो होती है। अगर हमें लागत से संबंधित सूचना ना हो, अगर हमें आर्थिक परिस्थितियों के बारे में सही जानकारी ना हो, सही सूचना ना हो, या हमारे पास में जो प्रोडक्शन के सही आंकड़े ना हो, या हमारे पास में मांग के सही आंकड़े ना हो, तो हम जो व्यापार से कभी भी लाभ नहीं उठा सकते। तो जब एक ही स्थान के ऊपर बहुत सारी फर्में स्थापित हो जाती है, तो वहां से कोई न कोई पत्र पत्रिका प्रकाशित होने लगती है, और उस पत्र पत्रिका के अंदर वहां जो फर्में होती है उन सभी फर्मों से संबंधित सूचनाएं पब्लिश होने लगती है। तो इसका लाभ जो होता है वहां मिलता है। दूसरा, जब बहुत सारी फर्में एक ही जगह जगह पर होती है, तो वहां पर न्यूज़पेपर आने लगता है, मैगजीन वगैरह आने लगती है। पहले में तो था कि खुद की वो पब्लिश करते हैं अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन, दूसरा वो बाहर से भी मंगवा सकते हैं। तीसरा, विदेशों से भी वो सूचनाएं जो होती है इंपोर्ट कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। तो इस प्रकार से ये जो सूचनाएं लेना है अब उनके लिए सस्ता पड़ता है। एक तो मान लीजिए कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो 1 करोड़ का आता है, और उस सॉफ्टवेयर से जो होते हैं उत्पादन और मांग से संबंधित सूचनाएं मिलती है, तो वहाँ एक फर्म के लिए सॉफ्टवेयर लेना मुश्किल होता है। लेकिन अगर वहाँ पर 10 फर्में हैं, तो 10 फर्में मिल करके उस सॉफ्टवेयर को खरीद सकती है, तो उनके लिए जो सूचना प्राप्त करना है वो इकोनॉमिकल पड़ेगा, उनके लिए सूचना प्राप्त करना सस्ता रहेगा। नेक्स्ट है विकेंद्रीयकरण से संबंधित बचतें। किसी भी उद्योग का विकास होने से उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं का एक फर्म द्वारा उत्पादन किया जाना उत्पादन का विकेंद्रीयकरण कहलाता है। तो जब कोई भी उत्पादन की जो क्रिया होती है, मान लीजिए जैसे कपड़ा बनाना है, जब कपड़ा बनाने की क्रियाओं को हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, जैसे कोई जो है कपास की लुढ़ाई का कार्य करेगा, कोई जो है धागा बनाएगा, कोई जो है उससे कपड़ा बनाएगा। तो इस प्रकार से जब एक ही कार्य जो होता है उस कार्य को अलग अलग वित्तीय गतिविधियों के अंदर हम बांट लेते हैं, क्रियाओं में बांट लेते हैं, और फिर एक जो फर्म होती है किसी विशेष क्रिया का ही उत्पादन करती है। जैसे कोई फर्म है वो कपास की लुढ़ाई का काम करेगी, कोई फर्म है वो धागा बनाने का ही कार्य करेगी। तो उसके कारण जो होते हैं विशिष्टीकरण से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो विशिष्टीकरण का मतलब होता है किसी भी एक क्रिया के अंदर महारत हासिल करना, या किसी एक ही जो वस्तु है उसके उत्पादन के अंदर महारत हासिल करना विशिष्टीकरण कहलाता है। तो ये जो विशिष्टीकरण है 2 प्रकार का होता है। पहला क्षैतिज विकेंद्रीयकरण 2 प्रकार का होता है। एक तो क्षैतिज विकेंद्रीयकरण, दूसरा जो होता है लंबवत विकेंद्रीयकरण। तो ये क्षैतिज विकेंद्रीयकरण और लंबवत विकेंद्रीयकरण क्या होता है इसको अब हम देखते हैं। क्षैतिज विकेंद्रीयकरण, इसमें एक फर्म जो होती है उत्पादन की एक ही किस्म के पदार्थ को बनाने में विशेषज्ञता हासिल करती है, जैसे कपड़ा। अब ये फर्म जो है केवल कपड़े को बनाएगी। अब कपड़ा बनाने के अंदर जो एक्टिविटीज है उन सारी एक्टिविटीज को ये फर्म जो स्वयं करेगी। दूसरा, लंबवत विकेंद्रीकरण, इसके अंदर उद्योग के अंदर काम करने वाली फर्म जो होती है किसी एक ही वस्तु के उत्पादन के विभिन्न चरण जो होते हैं उन चरणों में से किसी एक चरण का जब प्रोडक्शन शुरू करती है, तो उनमें जो होती है प्रत्येक फर्म जो होती है अपने आप में विशिष्टीकरण हासिल कर लेती है। जैसे कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग के अंदर जो है एक फर्म रुई की सफाई का कार्य करती है, दूसरी सूत की कताई का कार्य करती है, तीसरी कपड़े की बुनाई का कार्य करती है, चौथी कपड़े की रंगाई का कार्य करती है। तो इस प्रकार से जब एक ही जो वस्तु का उत्पादन होता है उस उत्पादन के अंदर जो होती है अलग अलग क्रियाएं जो होती है उन क्रियाओं को अलग अलग फर्मों के द्वारा करना जो लंबवत विकेंद्रीयकरण कहलाता है। आगे है पैमाने की हानियां। दीर्घकाल में एक सीमा के बाद भी जब उत्पादन के पैमाने में वृद्धि की जाती है, तो उसके कारण उत्पादन में वृद्धि से प्रति इकाई या तो लागत में वृद्धि होगी या साधन की प्रति इकाई उत्पादकता में कमी होती है। तो उसे हम जो है पैमाने की हानि कहते हैं। तो पैमाने की बचतों का मतलब क्या है? लागत में कमी होना, उत्पादकता में वृद्धि होना। और पैमाने की हानि का मतलब क्या है? लागत में तो वृद्धि और उत्पादकता में कमी। तो ये जो पैमाने की हानियां ये 2 प्रकार की होती है। पहला पैमाने की आंतरिक हानियां और दूसरा पैमाने की बाहरी हानियां। अब पैमाने की आंतरिक हानियां क्या होती है ये आप देखते हैं। जब एक फर्म अपने उत्पादन के पैमाने में विस्तार करती है तो उसके कारण उसको जो हानि उठानी पड़ती है उसे हम आंतरिक हानि कहते हैं। इसका मतलब जब एक फर्म अपना प्रोडक्शन चेंज करती है
प्रोडक्शन बढ़ाती है, नई मशीन लगाती है, प्लांट का आकार है वो बड़ा करती है, तो उसके कारण उसी को हानि उठानी पड़ती है, दूसरी फर्मों को उसकी हानि नहीं उठानी पड़ती। तो उसको हम जो है आंतरिक हानि कहते हैं। आंतरिक हानियां निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रबंधकीय हानियां। जब बड़े स्तर पर प्रोडक्शन किया जाता है तो जो एक प्रबंधक होता है, एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर के लिए विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती है उनका सही तरीके से मैनेज करना, उनमें सही तरीके से समन्वय बनाए रखना मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मिसमैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो जो है एक क्षेत्र की तरफ ध्यान देता है तो दूसरे क्षेत्र के अंदर श्रमिक लापरवाही करने लगते हैं। जब वो दूसरे श्रमिकों को आकर के जो है मैनेज करता है तो पहले वाले श्रमिक जो होते हैं वो जो है लापरवाही करने लगते हैं। तो इस प्रकार से एक जो मैनेजर होता है, जो प्रबंधक होता है, वो सही प्रकार से सारी गतिविधियों पर नजर नहीं रख सकता, उनका सही मैनेजमेंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो होती है या तो लागत में वृद्धि होगी या उत्पादकता में कमी होगी, जिसको हम जो है बाहरी हानि कहते हैं। तो प्रबंधकीय हानियां जो होती है, एक मैनेजर जो होता है वो एक सीमा तक ही जो है मैनेजमेंट कर पाता है। अगर उस सीमा के बाद में भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है तो उस मैनेजर के लिए उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है तकनीकी हानियां। प्रत्येक फर्म में एक सीमा तक की तकनीकी सुधार की संभावना होती है। उसके बाद में अगर आप जबरदस्ती टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो तकनीक से जो पहले लाभ प्राप्त हो रहे थे वो लाभ जो होते हैं हानियों में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है तकनीकी सुधार की संभावना भी एक सीमा तक ही होती है। उसके बाद अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसके कारण जो लाभ प्राप्त होने के स्थान पर हानि होनी शुरू हो जाती है। आगे बाहरी हानियां। ये वे हानियां होती है जो उद्योग के पैमाने में विस्तार के कारण सभी फर्मों को प्राप्त होती है, चाहे किसी फर्म ने अपने उत्पादन के पैमाने में विस्तार किया हो या ना किया हो। यानी जो फर्म मान लीजिए ए बी सी है, अब इस उद्योग का पैमाना बढ़ गया, उसकी वजह से ए को भी हानि होती है, लेकिन ए ने अपने प्लांट का आकार चेंज नहीं किया, बी ने चेंज किया इसको होती है, सी ने अपना आकार चेंज किया इसको होती है। तो इस बी और सी के आकार को चेंज करने की वजह से उद्योग का पैमाना बढ़ गया, उसके कारण सभी फर्मों को जो हानि होती है, चाहे उन्होंने अपने उत्पादन के पैमाने को चेंज किया हो या ना किया हो, तो उस अवस्था को हम जो है बाहरी हानि कहते हैं। अब बाहरी हानियां कौन कौन सी होती है वो आप देखते हैं। सबसे पहले जब कभी भी उत्पादन के पैमाने को एक सीमा से ज्यादा बढ़ाया जाता है तो उस अवस्था के अंदर यातायात की लागत में वृद्धि होती है, क्योंकि यातायात के साधनों की जब मांग बढ़ेगी तो वो जो किराया ज्यादा मांगने लगते हैं, उसकी वजह से किराए की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, जब बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है तो यातायात के साधनों की मांग ज्यादा होगी, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ रहने लगती है, वहां पर जाम लगने लगते हैं, जिसकी वजह से जो होती है यातायात की लागत के अंदर वृद्धि होती है। तो ये बाहरी हानि है। दूसरा, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि। जब बड़े स्तर पर प्रोडक्शन किया जाता है या उत्पादन के पैमाने में वृद्धि की जाती है, उससे कच्चे माल की कीमत जो मांग है वो बढ़ जाएगी, और जब कच्चे माल की बहुत अधिक मांग होने लगती है तो उसके कारण कच्चे माल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, जिसके कारण फर्म को जो है हानियां प्राप्त होंगी। तीसरा, उत्पादन के साधनों की कीमतों में वृद्धि होना। जब बड़े स्तर पर प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके कारण उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, इनकी अधिक मांग होती है, और जब भूमि, श्रम, पूंजी की अधिक मांग होती है तो इन साधनों की जो कीमतें होती है, जैसे भूमि है उसको लगान है वो ज़्यादा मिलने लगता है, क्योंकि भूमि की मांग बढ़ने से उसका लगान ज़्यादा बढ़ जाता है। जो श्रम है वो अधिक मजदूरी की मांग करने लगती है, पूंजी जो है वो अधिक ब्याज की मांग करने लगती है। तो इस प्रकार से उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ने की वजह से इनकी कीमतों में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट, जब बहुत अधिक मात्रा के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके कारण वहां पर जो है प्रदूषण होता है, और उस प्रदूषण के कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य में गिरावट आती है और वो बीमार रहने लगते हैं। और जब एक श्रमिक बीमार होता है तो वो काम पर नहीं आता, अगर काम पर आता है तो अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उत्पादकता में कमी आती है और लागत में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है मकानों के किराए में वृद्धि। जब एक ही स्थान के ऊपर बहुत सारे फर्में स्थापित हो जाती है तो बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं बाहर से काम करने के लिए वहां पर आते हैं, और उसकी वजह से जो होती है मकान जो होते हैं उनका किराया बढ़ जाएगा, और मकानों का किराया बढ़ेगा तो उसके कारण श्रमिक ज्यादा मजदूरी की मांग करेंगे, जिसके कारण लागत में वृद्धि होगी। कुशल श्रमिकों की कमी। जब बहुत अधिक मात्रा के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है या उत्पादन का पैमाना बढ़ाया जाता है तो उससे श्रमिकों की मांग बढ़ती है,
अब ट्रेंड श्रमिक जो होते हैं उनकी एक सीमित ही मात्रा होती है, तो जब उन ट्रेंड श्रमिकों को, कुशल श्रमिकों को काम दिया जाता है, उसके बाद भी अगर श्रमिकों की मांग बढ़ती है तो फिर अकुशल श्रमिक बचते हैं, और अकुशल श्रमिक जो होते हैं उनकी उत्पादकता कम होती है, और उत्पादकता कम होने की वजह से लागत के अंदर वृद्धि होती है। तो इस प्रकार ये जो थी हानियां थी बारी, इसके साथ हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने ये देखा आंतरिक और बाहरी बस्ती क्या होती है, और आंतरिक और बाहरी हानियां क्या होती है, आंतरिक और बाहरी बस्ती है उसका अर्थ क्या है, आंतरिक और बाहरी हानियां है उसका अर्थ क्या है, उनकी परिभाषाएं हमने देखी है। इसके अलावा कौन कौन से प्रकार की जो आंतरिक और बाहरी बस्ती होती है और कौन कौन से प्रकार की आंतरिक और बाहरी हानियां होती है, तो इन सब को हमने डिस्कस किया है। तो आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।